इस वक्त हम भारत मंडपम में कल्चर कॉरिडोर में हैं। आप कल्चर कॉरिडोर में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है वहां से मंगवाई गई है और इसको रखा गया है ग्लास में। और हमारे साथ लिली पांडे हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है कल्चर मिनिस्ट्री की। मैम, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों की मेहनत और तब जाके ये साकार हो पाए? जब इतनी सुंदर कोई चीज बनती है तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और बेशक बहुत ज्यादा मेहनत हुई। मेरी पूरी टीम इसमें लगी रही। जब से इसकी कंसेप्चुअलाइजेशन हुई, दैट वाज अर्ली ऑन जनवरी फरवरी में, तब से हम लोगों ने पूरे मेंबरशिप के साथ यानी कि G20 कंट्रीज और इनवाइटी नेशंस के साथ बात करना शुरू किया। 3 तो नोट बरबाल गए। G20 सेक्रेटेरिएट शेरपा ऑफिस ने हमारी बहुत मदद की और मेरी खुद की टीम ने हजारों मेल्स लिखे। कितने सारे बायलैटरल्स हुए। जो हमारी 4 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई उस दौरान हम लोगों ने पूरे मेंबरशिप को एंगेज किया बहुत इंटेंसली और सबसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें भागीदारी करें। और जैसे ही शुरू में आना शुरू हुआ, ये हमें मेल्स के थ्रू जब लोगों ने ये सूचित करना शुरू किया कि हमारे देश की तरफ से ये रहेगा सबमिशन, तो उसके बाद हम लोगों ने सबको बताना शुरू किया कि ये देखिए फ्रांस ने ये कहा है। और डिजिटल सबमिशन आई फ्रांस से मोनालिसा की। उसके बाद आई थिंक इट रियली टुक ऑन एंड सब ने फिर देना शुरू किया और सबमिशंस बिल्कुल अंत तक आई हैं। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वेरी हार्ड वर्क डन बाय माय टीम और इसमें हमें बहुत मदद मिली। हम लोगों ने G20 सेक्रेटेरिएट की तरफ से बहुत ज्यादा मदद मिली क्योंकि फिर उन लोगों ने भी बात करना शुरू किया सारे मिशन हेड से, अपने एम्बेसडर से बात करना शुरू किया इन देशों में और सबकी मिली जुली चेष्टा का ये परिणाम है कि यहाँ कल्चर कॉरिडोर हम बना पाए। मैम, एक चीज और समझना चाहते हैं इसमें। आपने कहा कि शुरू में ऐसा जब ये कंसेप्ट आपने सोचा था, क्या लगा था कि बढ़ चढ़ के इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे? आपने ऑफ कैम ब्रीफिंग में भी कुछ कुछ चीजें बताई थी। एक्चुअली हम लोगों ने जब इसे कंसेप्चुअलाइज किया था तो ये हमें आइडिया बड़ा एलिगेंट और बड़ा सिंपल लगा था और हमें पूरी उम्मीद थी कि सबको ये अच्छा लगेगा। और तो हम लोगों ने अपने मन में ठान लिया था और हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम कामयाब नहीं होंगे और यही कारण था कि हम लोग बिल्कुल लगे रहे और बहुत परसुएट किया सारे देशों को। कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल लेट सबमिशन आई, उनकी बहुत ज्यादा बाद में आई, लेकिन हम लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और मेरी टीम बिल्कुल लगी रही। बहुत सारे बायलैटरल्स हुए और सबने जो है एक बार सबके मन में आया कि नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ पेपर वर्क था। पेपर वर्क समझिए कि लास्ट 1.5 months में हुआ है। सारे लोन अग्रीमेंट्स, कुरियर्स का आना जाना, प्लानिंग एंड फिर सारे लोग आए और अपने उनके कुरियर्स आए, उनके एम्बेसी वाले आए, उनके सामने ये सब कुछ उनकी वस्तुएं जो थी, जो कलाकृतियां आई हैं और उनको हमारे क्यूरेटर्स ने मिलकर अपने सामने डिस्प्ले किया। और उसके बाद जब लीडर्स आए हमारे कॉरिडोर में तो हम लोग सब लगा कि जैसे हमारी मेहनत बिल्कुल सफल हुई। Well, the man behind the digital zone at the Bharat Mandapam, who really did set up with his team the Digital India Experience Zone, spoke to us as well. Let's listen in. इस वक्त हमारे साथ सीईओ डिजिटल इंडिया अभिषेक सिंह हैं। सर, डिजिटल इंडिया जो जोन बना है वहां पर भारत मंडपम में, अपने आप में बहुत एफर्ट लगा होगा। कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? कितने लोगों की मेहनत, कितने दिनों की मेहनत? ये कई दिनों की मेहनत थी। इसको एक्चुअल बनाने में तो जो समय लगता ही है, परंतु इसकी संरचना करने में काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम जो कुछ दिखा रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, कि कैसे इसको सोचा जाए कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति थोड़ा समय स्पेंड करके समझ पाए कि क्या है। जैसे किसी को यूपीआई का अनुभव देना है तो क्या कुछ हम दिखाएं, क्यूआर कोड से स्कैन करके कुछ खरीद सकता है या फिर कोई अपना फंड ट्रांसफर कर सकता है। और उस करते वक्त भी हमें ये याद रखना होगा कि उनके पास हो सकता है इंडियन बैंक अकाउंट नहीं है, यूपीआई नहीं है, तो हम डमी फोन रखेंगे यहाँ या फिर रिजर्व बैंक ने जो उनको वॉलेट में मैंने दिया था उसको प्रयोग करके करेंगे। इसी तरह दीक्षा का जब एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो दीक्षा में तो लाखों करोड़ों टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट उनको कम समय पे उसकी की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताना। आधार का इसी तरह हमने फेस ऑथेंटिकेशन दिखाया, ई संजीवनी में रियल लाइफ डॉक्टर से कंसल्ट कराया। तो हर प्रोजेक्ट का जो एग्जीबिशन स्टॉल में प्लानिंग की गई, ये सोच की गई कि कैसे व्यक्ति उसको कम समय में समझ पाए और फिर उनके दिमाग में ये बात आए कि कैसे वो अपने देश में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में सर
कितने लोगों की मेहनत होगी? फेस आपका पर्दे के पीछे रहा, लेकिन आपके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे रहे होंगे, और कितने दिनों की मेहनत के बाद वो साकार होता है? ये मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, जिसमें कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग थे, और उन लोगों ने दिन रात मेहनत करी। मेरा तो बहुत कम योगदान रहा। मैं तो वही कहूँगा कि वो टीम के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो यंग टैलेंट है हमारे यहाँ काम करने वाला, उन्होंने पूरी मेहनत की इसको पूरा सफल बनाने के लिए। एक लोगों का अनुभव, जो डेलीगेट्स आए थे वहां पर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की, उनको भी समझाया। जो डेलीगेट्स आए थे उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और जब प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात कर रहे थे तो वो किस तरीके से प्रभावित थे उस जोन को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो डिजिटल इंडिया के सारे इनिशिएटिव्स के बारे में भली भांति मालूम है। ये आधे सारे प्रोजेक्ट जो हम इम्प्लीमेंट करें उनके दिशा निर्देशन में ही हो रहे हैं, उनके लिए ये सब कुछ नया नहीं है। परंतु उनकी जो प्रमुख फोकस थी कि इन प्रोजेक्ट्स को हम और देशों से जो आए हुए प्रतिनिधि हैं उनको कितना कुछ समझा पाए, कितनी रुचि है उनमें, किन किन देशों के लोग आए और क्या कुछ कंट्रीज इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। और इसी तरह हमारे पास भी जितने रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई, उन्होंने भी यही देखा। जब वो भाषणी में हमने दिखाया कि सारे लैंग्वेजेस में हो जाता है, तो उनकी रुचि थी कि बंगला भी हो जाता है इसमें। फिर उन्होंने बोला कि इसको हम वहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो हमें बताया कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। ई संजीवनी में जब उन्होंने, उनकी डॉटर भी थी, उन्होंने जब एक डॉक्टर से लाइव कंसल्टेशन किया तो उनको भी यही लगा कि उनके देश में भी यही समस्या है, बिकॉज तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नियर घर के पास नहीं हो पाती है। तो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई डॉक्टर को संपर्क कर सकता है तो वो उस देश में भी लागू हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने दीक्षा के बारे में भी पूछा। दीक्षा में हमारे यहाँ 36 भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है, तो वह भी आराम से दिया जा सकता है किसी भी देश को जब भी उसकी आवश्यकता हो। इसी तरह तमाम देश के जो प्रतिनिधि है, इसी दिशा से हमारे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने देखा। साइकिल कितने लोगों ने चलाया ऐसे डेलीगेट्स जिनको वो अनुभव लेना था? साइकिल का बड़ा अनूठा रहा। साइकिल हमने लगाया था कि किसी तरह से हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कर पाएं और उसके साथ एक डिजिटल इंडिया जर्नी पे जा पाएं, 15-20 प्रोजेक्ट को एक साथ देख पाएं। तो लगभग सभी देशों के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने साइकिल को ट्राई की। जर्नलिस्ट जो पत्रकार आए थे, रशिया के पत्रकार आए थे, जापान के आए थे, चाइना के भी पत्रकार आए थे, उन्होंने भी दिया। और आज मुझे उनमें से कुछ पत्रकारों ने वीडियो क्लिप्स भी भेजी हैं जो उनके देश में, उनके यहाँ के टीवी चैनल्स पे, मॉस्को में, रशिया में, शंघाई में, जापान में, इंडोनेशिया में उन्होंने वो ब्रॉडकास्ट किया है। तो वहाँ हमारी डिजिटल इंडिया की जो लोगो है, डिजिटल इंडिया की जो कहानी है, डिजिटल इंडिया की जो जर्नी है, वह उन देशों तक भी इन पत्रकार जो आए थे उनके माध्यम से पहुंच गई। जो हमने दिखाने की कोशिश की देशों को, उसमें से बहुत सारे लोग आकर्षित भी हुए होंगे, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि इम्प्लीमेंट भी करें। शेख हसीना का जिक्र आपने किया, बाकी लोग, बाकी कंट्री से भी कुछ हुआ क्या कि जो कह रहे होंगे कि बहुत सारे देश, इनफैक्ट पूरे साल, मतलब जो डिजिटल G20 का जो क्रम चला है हमारा, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंग्स हो चुकी थी। इसके पहले हमारी बैंगलोर में मीटिंग हुई थी अगस्त में, इसके पहले पुणे में हुई थी जून में, फिर इसके पहले अप्रैल में हुई थी हैदराबाद में, और इसके पहले फरवरी में हुई थी लखनऊ में। इन चारों मीटिंग्स के दौरान ही लगभग 6 कंट्रीज हमारे साथ MOU साइन कर चुकी हैं, जिनमें सूरीनाम है, सीरा लियोन है, आर्मीनिया है, एंटीगुआ बारबाडोस है, ट्रिनिडाड टोबैगो है, पापुआ न्यू गिनी है। तो ये 6 कंट्रीज हमारे साथ MOU साइन ही कर चुके हैं, जो कि हमसे लगातार टच में है कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को अपने देशों में रेप्लिकेट करेंगे। दूसरा, तंजानिया अभी हमारे साथ संपर्क में MOU साइन करने के बारे में इच्छुक है, और बहुत सारे ऐसे देश जानना चाहते हैं, अपने यहाँ की टीम्स भेजना चाहते हैं कि वो आके इन प्रोजेक्ट्स को और अच्छे से स्टडी करें और सोचें कि कैसे इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। और जो G20 के घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि हम एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाएं, उसकी भी काम भारत ने शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द ये रिपोजिटरी तैयार होगा, जिसमें न सिर्फ भारत के बल्कि अन्य देशों के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे और वो पूरी दुनिया को अडॉप्ट करने के लिए उपलब्ध होंगे। यानी जो जर्नी हमने दिखाई, जो यात्रा हमने दिखाई, उस यात्रा पर जाने के लिए कई देश राजी हो गए। बिल्कुल राजी हो गए। इनफैक्ट मतलब हर देश की मूलभूत समस्याएं सिमिलर हैं, गवर्नेंस की समस्याएं सिमिलर हैं, लोगों को सर्विसेज देने की समस्याएं सिमिलर हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर की चैलेंज सिमिलर हैं। तो पूरा विश्व G20 के माध्यम से एक मंच पर आया है, और जैसा G20 का थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसी तरह 1 अप्रोच टू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इन सब लोगों को एक धागे में पिरो रहा है।